सो टू स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेनली हम लोग दो टॉपिक्स को डील करेंगे। पहला जो होगा आज हमारा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल लेकिन एग्जाम में बहुत आता है ये। और दूसरा हमारा होगा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ज्यादा तो नहीं, बट आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मेनली इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट डे से, कि लास्ट डे हमने टॉपिक को कहां पे एंड किया था, वहीं से शुरू करेंगे आज का क्लास। तो देखते हैं, लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि एक फॉर्मूला था हमारे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू Q इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये हमने लास्ट डे फॉर्मूला पढ़ा था। एक और फॉर्मूला आया था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? दो फॉर्मूले में पढ़े थे, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो, चलिए सब लोग देखते हैं, सब लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट में बनना चाहिए क्वेश्चन। क्या सबको दिख रहा है? just 1 second. Okay, just 1 second, just 1 second. चलो अब दिख रहा है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस में बेस्ड है। सब लोग इसको करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, साक्षी हैज गिवन आंसर -40। बाकी लोग सब लोग जल्दी। 40 वोल्ट। रितु, सही बात है, वोल्ट होगा आंसर। अरुणिशा -40, कुंदन -40, आरुषि -40। रितु का सिर्फ 40 है अभी तक। मुझे लगता है इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी फायदेमंद नहीं होगा। काफी लोगों ने आंसर दिया है, सिंपल सा देखते हैं।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्यू इंटू वीबी माइनस वी। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन से ही फंसाया जा सकता है। तो आप देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं दिया है, तो क्यू इंटू वीबी माइनस वी है। अपने पास क्यू दिया हुआ है, अपने पास वीबी माइनस, अपने पास वर्क डन दिया हुआ है। वर्क डन कितना अपने पास वर्क डन है, वर्क डन है अपने पास 40 माइक्रोजूल। चार्ज है अपने पास 1 माइक्रोकुलम। वीबी माइनस वीए कितना हो गया? वीबी माइनस वीए कितना आ गया? 40 वोल्ट। हमें वीबी माइनस वीए थोड़े चाहिए, हमें चाहिए वीए माइनस वीबी, जिसका होगा माइनस 40 वोल्ट। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सबको क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? ऋतु, हाँ आ गया ऋतु, चलो। आई थिंक बाकी सबने आंसर सही दिया था। सो बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आदत है 9 बजे तक सोने की। जा, हाँ चलिए। सो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो दोनों एक ही चीज को मेजर करता है, वो होता है इफेक्ट ड्यू टू अ चार्ज। सिंपल। एक होता है वेक्टर मेजरमेंट, दूसरा होता है स्केलर मेजरमेंट। तो आखिर ये दोनों जब चीजें एक ही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे भी डिपेंड करता होगा। तो इसका डिपेंडेंस क्या है? इसका सिंपल डिपेंडेंस का फॉर्मूला होता है, जो ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। सिंपल। E इक्वल्स टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं कैसे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर लिख सकते हैं हम लोग। बड़ी सीधी सी बात है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा? डीवी का इंटीग्रेशन होगा सिंपल, टोटल चेंज इन वोल्टेज। आप कहोगे वी, हम कहेंगे कि अगर दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर। ये ई डॉट डी आर कैसे आ गया? याद करिए, अभी डेफिनेशन में मैंने बोला था मूवमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलोंग का मतलब कि डायरेक्शन का भी पार्ट यहां पे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखे हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। टेंशन नहीं है, आप इसको लिख लो कम से कम, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स के तौर से बात करेंगे, तो समझ में आ ही जाएगा ये, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर, ठीक है? चलिए सर इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए ना श्योर, सर, मैं फिर प्रॉब्लम हो गया था। फिर से समझा दे रहा हूँ। ओके साक्षी, मैंने सिंपल सी बात बोली कि ई डॉट, ये आपका ई जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? मैं इसको एग्जांपल समझाने के लिए मैं कुछ ऐसे ले लेता हूं, बहुत रैंडम सा एग्जांपल लिया। ये पॉइंट क्या है? कुछ ए है, और ये पॉइंट क्या है? कुछ बी है। क्लियर है? और हर जगह कुछ ना कुछ फील्ड है। तो मान लेते हैं कि कहीं भी ऐसे है, ई है, और इधर क्या है? डी आर है। मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, ठीक है? किसी वक्त मूव कर रहे हैं, किसी वक्त में फील्ड दिया हुआ है। तो किसी वक्त का ई डॉट डी आर का, यानी इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है? ऊपर वाला नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके समझ गया, चलो कोई बात नहीं। मैं फिर से समझा रहा हूं एक ग्राफ से, ठीक है? समझ में आ जाएगा। सो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लेते हैं ये ऐसे है, ठीक है? दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है, ठीक है?
मान लेते हैं किसी पॉइंट पे फील्ड ऐसे है और हम मूव कैसे कर रहे हैं, अलोंग द टेंजेंट। बड़ी सही बात है, अलोंग द टेंजेंट मूव कर रहे हैं, रैंडम पाथ पे चल रहे हैं हम, तो दोनों के बीच कुछ एंगल भी होगा। सही बात है, एंगल भी होगा दोनों के बीच में। तो हम कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहां का, VB माइनस VA। यानी क्या कह सकते हो इसको, VB माइनस VA इक्वल्स टू E डॉट dr। ये होता है फाइनल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको क्लियर है ये? क्या ये सबको क्लियर है कि दो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करेगा? क्वेश्चंस पे इतना लोड नहीं लेना होगा आपने को, मैं मानता हूं, लेकिन लॉजिक यही है, दिमाग यही लगाना है। क्वेश्चन में तो हम बहुत सिंपल तरीके से एक एक लाइन में क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन लॉजिक यही है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है एक दूसरे पे। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस का रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक और फॉर्म लिख सकता हूं यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यही बेसिक फॉर्म है जो हमें दिमाग में रखना है। चलो ये समझ में आ गए, तो अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में एग्जाम में तो यूज नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे वर्क करेंगे वो देखते हैं हम लोग, कितना सिंपल होता है समझते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। पहला टॉपिक है अपना इसमें, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म, किसी का आवाज अनम्यूट हो गया है, उसको म्यूट कर लें। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है यहां पे ए, और मान लेते हैं कोई पॉइंट है अपना बी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास। ठीक है, हम मान लेते हैं ए से बी तक किसी पॉइंट को ले जाना चाहते हैं। किसी ए से बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं। सीधा कहते हैं वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकालना चाहते हैं, क्यों ना हमने अभी जो लॉजिक पढ़ा है उसके हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी potential difference, final potential difference is nothing but equals to सिंपल माइनस ई डॉट डी आर। मान लेते हैं दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है, कुछ डी है। दोनों पॉइंट के बीच का कोई डिस्टेंस है डी। क्लियर है सबको? अब आते हैं, डेल्टा वी क्या है अपने पास, वी बी माइनस वी इक्वल्स टू, थोड़ा ना फील्ड के बारे में बात करते हैं। अब फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है। dr किधर है, dr का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। क्लियर है? और दोनों के बीच अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है? ये क्या, ए बी। ठीक है, तो ए बी आप कह सकते हो या डी लिख सकते हो। तो मैं क्या सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या, फील्ड तो कांस्टेंट ही यहां पे, तो फील्ड ले लेते हैं कुछ ई। ठीक है, dr अपना, चलो dr भी कांस्टेंट है तो फिर इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो क्या ले लेते हैं, e हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया, और एंगल कितना हो गया, cos थीटा हो गया। सबको क्लियर है? vb माइनस va इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस थीटा।
तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट कितना आ गया, माइनस ई डी कॉस थीटा। सबको क्लियर है? थोड़ा सा और देखते हैं। ट्रायंगल देखो, ये कितना डिस्टेंस है, डी है। ये कितना डिस्टेंस है, डी। तो इस लेंथ को अपन कह सकते हैं क्या, डी कॉस थीटा। तो क्या मैं वीबी माइनस वीए को लिख सकता हूं क्या, माइनस टाइम्स ई इंटू डिस्टेंस अलोंग द फील्ड। कितने लोगों को समझ में आया? वीबी माइनस वीए को मैं सीधा लिख सकता हूं क्या, माइनस टाइम्स ई इंटू डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही मेन लॉजिक पे हम अभी सारे क्वेश्चन बना लेंगे 5 मिनट के अंदर, ठीक है? यही वो लॉजिक होगा जिससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। इतना इंटीग्रल फॉर्म तो होगा, मैं सब 12 भी समझा दूंगा, ये सब फॉर्म तो होगा, लेकिन काम आपका कौन सा आया, फाइनल ये, ठीक है? यानी दो पॉइंट के बीच निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, E इंटू डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बोलिए क्लियर सबको? बस ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया और इसमें 2-3 अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा सब। क्लियर है? एकदम वन हैंड सॉल्यूशन करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सबको आ गया समझ में? तो 2-3 क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं, लास्ट वाले लाइन में जो हमने लिखा है कैसे होगा ये। चलो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, फील्ड कुछ ऐसे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ क्या है ना, फील्ड है अपना, ठीक है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ फील्ड है। अब मान लिया चलो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड है, अपन चाहते हैं ना 2,4 दो पॉइंट है ए और बी, फाइंड वी ए माइनस वीबी। मान लो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फाइंड वी ए माइनस वीबी। अब अपने को यूनिफॉर्म फील्ड दिया है, पहला समझो, पहला यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड विल चेंज नहीं हो रहा, तो इंटीग्रेशन का सारा लफड़ा ही खत्म हो गया, कोई इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब यूनिफॉर्म फील्ड हो तो काय का इंटीग्रेशन, ठीक है? ए और बी के बीच ना अपने को चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस। अब कैसे निकालेंगे? तो अपन दिमाग लगाते हैं, अपन निकालते हैं कि अगर अगर इनिशियल इसको ले लेते हैं, फाइनल इसको ले लेते हैं, तो सिंपल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वीबी माइनस वीए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो ई इनटू डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस है उसमें? कोई बता सकता है दोनों पॉइंट के बीच फील्ड के अलोंग? कोई बता सकता है सब लोग कि फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच? कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे सीधा देखो, खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम लोग का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्लियर है क्या? तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, इंटू 1। अच्छा वीबी माइनस वीए निकाला हमने, हमें चाहिए क्या, वीए माइनस वीबी, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस ई। किसी को डाउट है क्या इसमें, इस पहले क्वेश्चन में? मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ये सब, हम दुनिया भर के लॉजिक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये एग्जांपल सबको समझ में आया क्या? नो सर क्लियर? प्लीज अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछें। मैंने सिंपल सी बात कही कि यहां पे इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं निकालना है, यहां पे अपने को दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वीबी माइनस वीए। अपने को लॉजिक देखना है, लॉजिक क्या, फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस है, वही काम का है। फील्ड के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस किसी काम का नहीं है अपने पास। बोलिए क्लियर है क्या सबको?
आगे बढ़े क्या? अगर आगे बढ़ने को तो इसी क्वेश्चन को क्यों ना एक और तरीके से सोचते हैं। ये एक तरीका आपने सोचा, अच्छा है। एक और तरीके से सोचते हैं, वेक्टर फॉर्म से सोचते हैं। क्या हम वेक्टर फॉर्म से बना सकते हैं? देखते हैं। सेम क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। चलो सब लोग ध्यान दो। हम फिर से कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म फील्ड है, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? माइनस ई डॉट ए से बी जा रहा है, वीबी माइनस वी एस सिंपल इक्वल्स टू माइनस ई डॉट ए बी। ठीक है, हर जगह फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सिंपल ई इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वल्स टू माइनस ई को क्या लिख सकते हो यहां पे? क्या ई आई कैप लिख सकते हो? क्या ई आई कैप लिख सकते हो सब लोग? ए बी को क्या लिख सकते हो? 3 - 2, दोनों के बीच का क्या लिख सकते हो? 3 - 2 आई कैप प्लस 8 - 4 जे कैप लिख सकते हो क्या सब लोग? कर लो ना सॉल्व इसको। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ई इंटू 1 कितना हो जाएगा? ई, और बाकी बाकी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। सबको आंसर आ गया क्या? इसी चीज को अपन वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसीलिए बता दिया कि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज ना करने की कोशिश करें। ये तो ई एक्स एक्सिस के लंग हो गया, बड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर ई कहीं इधर रैंडम डायरेक्शन में ले लिया जाता तो क्या करते? तब तो हमारे पास लॉजिक होना चाहिए ना, लॉजिक से हमारे पास मेथड भी होना चाहिए, लॉजिक तो काम नहीं आएगा हर जगह। तो वीबी माइनस वी इक्वल टू क्या होगा? माइनस ई डॉट ए बी। ए बी बोले तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल। अगर ये सब बातें मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहा हूं, क्वेश्चन यहीं से आता है, नॉन यूनिफॉर्म से नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, समझते हैं। इसको ट्राई करते हैं सब लोग। मुझे सबसे बहुत जल्दी आंसर चाहिए थोड़ा। सब लोग उसके साइन पे भी फोकस करें, क्योंकि आपको तो जो भी आप आंसर देख लो 25 और -25 दोनों ऑप्शन में होगा। डोंट मेक मिस्टेक। काफी लोग आंसर आ चुका है। मुझे लगता है कि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करता हूं, क्योंकि आपने वेक्टर फॉर्म तो एटलीस्ट यूज नहीं किया, आपने यूज किया है नॉर्मल मेथड। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अपने पास सिंपल सी बात है कि फील्ड दिया गया है 5 i कैप, सही है। फील्ड जो दिया है इंटीग्रेट किया है, सोची जरूरत थी क्या इसकी? कर सकते हो ऐसे इंटीग्रेट, लेकिन जरूरत तो थी नहीं। ठीक है, ई दिया हुआ है, डिस्प्लेस अच्छा किस किस पॉइंट्स है? तो मुझे मैंने जो देखा 0,2 से लेकर के 5,3 तक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा
ठीक है, फाइनल VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू माइनस E डॉट AB, E डॉट AB सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 जा। सबको क्लियर है क्या? साक्षी वेक्टर फॉर्म में सॉल्व किया। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, अपन एक्स डायरेक्शन में फील्ड है तो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहे हैं यही सोचना था। एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन एग्जाम में आ जाए, बोर्ड्स में आ जाए, तो भी लॉजिक आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो टेबल दिख रहा है वो पॉइंट्स हैं, A00 B0,2, A42 B65 6,5। दो क्वेश्चंस हैं, सब लोग बताएं आंसर इसका, सेम उसी पैटर्न पे है। An electric field, negative x-axis, calculate the potential difference VB minus VA, where यहां पे आपको बेसिक लॉजिक से हो सकता है कि आंसर गलत आ जाए, या अब कुछ सिली मिस्टेक कर दो। सो बेटर कि आप ट्राई करें वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट आंसर कितना आ रहा है? पहला आंसर साक्षी आपका फर्स्ट -60 आया है। सर गलती से हो गया था, ओके, प्लस पॉजिटिव। पहला आंसर मुझे लग रहा है सब लोग जीरो ही दे रहे हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है वो? ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को याद रखना, आज क्लास के लास्ट में यूज भी करेंगे एक जगह पे। ठीक है, तो चलो, ये ए बी तो वेक्टर 0 हो गया, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो गया? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब क्या होता है? दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है? सेम है। क्या इसको इक्वी पोटेंशियल कह सकते हैं? क्या इसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्या यहां से एक लॉजिक डिराइव नहीं कर सकते हम लोग कि मान लीजिए कोई फील्ड है और आप फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करते हो तो जो पोटेंशियल यहां का होगा वही यहां का होगा, वही यहां का होगा। एक एक लॉजिक डिराइव हुआ, जो आपने आंसर निकाला उसी से। और इसी से हम बाद में बात करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बन जाता है इसी तरीके से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी क्वेश्चन पे रहते हैं अभी। इस क्वेश्चन को देखो, दूसरा पार्ट इसका बन गया क्या? वो भी सिंपल ही था आई थिंक, सबके 60 के आसपास आए। 4,2 से लेके 6,5 पे गए हैं। तो सिंपल क्या है, अपने पास ए बी वेक्टर क्या है ये सोचना है सिर्फ। ए बी वेक्टर अपने पास सब लोग बताओ। 4 और 6 है, 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2i कैप और 3j कैप। बस बात खत्म है। अब आप लोग खुद भी डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हो, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ई डॉट ए बी कितना होगा? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कई लोग -60 में आंसर बता रहे थे, कई लोग -60 बता रहे थे। सबको समझ में आ गया क्या? 60 वोल्ट। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं सब लोग। एवरीवन रेडी? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब एक साथ सबका आंसर चाहिए मेरे को।
और यहीं से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लास्ट में है इसके। ये बन गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब पांचों हो जाए एक साथ आंसर डालो। एनीवन, किसी का आंसर है? फर्स्ट आंसर जिसका भी आएगा उसी को डिस्कस करूंगा, देखते हैं किसका पहले आता है। अनिकेत डन तो करो, भेजो आंसर। आवाज म्यूट है। साइन पे खास फोकस रहना चाहिए अपना, हम साइन गलत ना करें। हर्ष क्वेश्चन सॉल्व करें। बस 2 क्वेश्चन और इस पे, एक ये और एक और, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आई हैव गॉट फर्स्ट आंसर सर। सो अनिकेत का आ चुका है पहला आंसर। आदित्य राज हैव गिवन, गुड। आंसर इज 40 minus 80 120. Let's see. Aditya 0.4, 0.4, 0.8, 0 and 0.8. कुंदन का आंसर आ चुका है, ऋतु का आंसर आ चुका है। 2-3 आंसर और उसके बाद डिस्कस करेंगे। साक्षी, प्रगति, अभिनव। मेनली शायद 2 डिफरेंट आंसर्स आने के पीछे का जो रीजन है ना, वो शायद यूनिट भी है। सो लेट्स चेक यूनिट फर्स्ट। यूनिट को देखते हैं ध्यान से, ठीक है? हाँ, जितने लोगों ने आंसर अनिकेत या बाकी लोगों ने आंसर दिया है, उन्होंने शायद यूनिट को फोकस में नहीं रखा है, और यूनिट को नहीं रखने की वजह से गलत हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अभिनव ने जो आंसर दिया है, या और काफी लोगों ने, उन्होंने यूनिट को कंसीडर किया कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था। तो ये गलती हुई है जो हो सकता है एग्जाम में भी हो जाए, तो बचना इससे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ए और बी के बीच की बात हो रही है, ठीक है? ए और बी के बीच बात हो रही है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच अलोंग फील्ड? अलोंग फील्ड दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल, बी बी माइनस वी है इक्वल्स टू माइनस
E into distance along the direction of field. क्लियर है? डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अपने पास फील्ड कितना है? फील्ड की वैल्यू कितनी थी? 20 माइनस फील्ड के अलोंग डायरेक्शन था -20 इनटू डिस्टेंस कितना है अलोंग द फील्ड. अपना डिस्टेंस जो है वो था 2 सेंटीमीटर यानी 0.02. कितना हो गया? -2/100 -0.4 वोल्ट. अब अपने को चाहिए VA माइनस VB. कितना हो जाएगा? 0.4 वोल्ट. सबको क्लियर है? पहला काफी लोगों ने पहला का आंसर 0.4 वोल्ट दिया था. चलो लेखिका का भी आंसर था पहला 0.4. अगला देखते हैं. नेक्स्ट अपने पास है अपने पास VB माइनस VC. क्या ये बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या सब लोग? मैं B वाला पार्ट बिल्कुल नहीं सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज ये A टू B जैसे है वैसे ही B टू C है. सोचते हैं थर्ड वाले में VC माइनस V है. इसमें भी कुछ खास नहीं है. A और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. इसी लॉजिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखते हैं. VC माइनस VA इक्वल्स टू माइनस टाइम्स E अपना अभी भी कितना है? 20 इंटू इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस बार? 0.04. कितना हो जाएगा? -0.8 वोल्ट. अपने को क्या चाहिए? अपने को यही पूछ रहा है ना. अपने को पूछ रहा है VC माइनस VA. अगर VA माइनस VC पूछता तो प्लस 0.8 वोल्ट हो जाता. बोलिए क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट पे VD माइनस VC. अच्छा VD माइनस VC काफी लोगों ने सही आंसर दिया इसका 0. हमने अभी बताया था कि अगर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो तो सारे क्या होते हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं. अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उन सारे पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0. लास्ट वन इज A टू D. ये भी कुछ खास नहीं है. इसमें भी हम लोग देख सकते हैं A टू D में अपना डिस्टेंस कितना है? अगेन जो C का पोटेंशियल है वही A का पोटेंशियल D का पोटेंशियल है. तो कुछ खास नहीं है. सेम इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? -0.8 वोल्ट. किसी ने आंसर 120 भी दिया था, गलत है वो. सर लेकिन वो VD माइनस VA नहीं है, VA माइनस VD है ना. हाँ तो अपोजिट कर देंगे. VC इक्वल्स टू VD है तो लिख सकते हैं क्या? VD माइनस VA इक्वल्स टू कितना आ गया? -0.8 वोल्ट. तो उसी तरीके से VA माइनस VD क्या लिख सकते हैं? सही है क्या? सब लोगों ने अभी निकाला है कि C का जो पोटेंशियल है वही D का पोटेंशियल है. तो इसमें दिमाग क्या लगाना? VC इक्वल्स टू VD है. सॉल्व कर लिया सीधा सीधा. सबको क्लियर है क्या? सबको आंसर आ गया. काफी लोगों ने दो गलतियां की. एक तो यूनिट में लेने में गलती किया है और एक लास्ट वाले में गलती किया है. फ्लो में आकर के आपने 120 वाला ले लिया, आपने 2 सेंटीमीटर और मान लिया. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए गलती. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे. आई थिंक उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह रिफाइन हो जाएंगे. इसको देखते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर के रखता हूं. इस क्वेश्चन में मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ लिखा हुआ है. मैं सिंपली आपसे VB माइनस VA पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में. याद रखिएगा VB माइनस VA. तो आपको विद साइन बताना पड़ेगा. देखते हैं कितने लोगों का सही आता है. बोर्ड पे मैं ऑप्शन भी दे देता हूं.
आपके पास बोर्ड पे इसके ऑप्शंस भी हैं और लास्ट है, चलो एक और दे दिया, नन ऑफ दीज। सबके दिमाग में चल रहा होगा, यही तो नहीं है। ई बी ई ए, ई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नन ऑफ दीज। 5 ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों के आंसर्स आए हैं अभी तक। जो आंसर आ रहा है मेनली और ए के बीच ए लग रहा है काफी लोगों का आंसर। काफी लोगों को ए लग रहा है। अनिकेत, कुंदन, अदिति स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसका आप ना ये ऑप्शंस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टिंग मोर, और आंसर्स की उम्मीद है। ए काफी लोगों ने कहा है। स्क्रीन हटा देता हूं। अब मैं इस क्वेश्चन में सीधा समझाना चाहता हूं आपको कि सबसे पहले आप ये देखो, अपने को क्या चाहिए। अपने को चाहिए वीबी माइनस वीए चाहिए, ठीक है। तो वीबी माइनस वीए चाहिए। सबसे पहले तो क्या होगा, फील्ड इनटू डायरेक्शन, डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सिंपल सी बात है कि फील्ड इनटू, मैं थोड़ा फिगर बना देता हूं बोर्ड पे, उसके बाद बताता हूं। चलो सब बोर्ड पे देखो, ये ए और बी है मान लेते हैं, ठीक है। अपने को चाहिए क्या, वीबी माइनस वी है, ठीक है। वीबी माइनस वी चाहिए अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अच्छा ये हमारे पास पता क्या है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, बी। बड़ी सिंपल सी बात है कि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पहले तो होता है माइनस टाइम्स फील्ड, ठीक है। माइनस टाइम्स फील्ड इनटू डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब यहां पे डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, तो इधर ए, अगर अगर आप ए से बी जाते हो तो डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, क्या ये फील्ड के ऑपोजिट नहीं जा रहा है क्या? क्या इस केस में अगर आप उसी लॉजिक पे जाते हो तो क्या इस केस में आप ये कह सकते हो कि फील्ड के अलोंग तो नहीं जा रहा है, फील्ड के ये ऑपोजिट जा रहा है। तो क्या इस केस में जो डिस्टेंस है उसको माइनस बी ले सकते हैं क्या? लॉजिक वही है। लॉजिक क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वीवी माइनस वी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई इनटू डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट इस केस में डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आंसर कितना हो गया? क्या सबको क्लियर है क्या? इस केस में लॉजिक लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, ये लगता है इससे अच्छा वेक्टर ही होता, आई जे के में बना लेते सीधा सीधा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लॉजिक भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीधा सोचो कि हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, वीबी माइनस वी इक्वल टू फील्ड इंटू डिस्टेंस अलोंग द, अलोंग चलेगा तब तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ऑपोजिट चलेगा तो माइनस लेंगे। क्लियर है सबको क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब वो थियोरेटिकल है, थोड़े बहुत एक दो न्यूमेरिकल्स करवाएंगे उसमें। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एनी इशू, कोई इशू है क्या? ओके ओके, हाँ। अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा नॉन यूनिफॉर्म।
बढ़िया, जल्दी से मुझे आप 2 मिनट टाइम दीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, से एग्जाम में नहीं आता, बट देख लो आप, 2 मिनट टाइम लूंगा सिर्फ आपसे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो सिंपल सी बात होती है, सिंपल फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर। याद रखिएगा, माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर। अब मान लीजिए फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है तो कैसे डील करेंगे उसको, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ई डॉट डी आर है, तो ई मान लेते हैं, ई तो है ही अपना, डी आर को लिख लेते हैं हम लोग, इसको समझ लीजिए आप, ये यहां भले काम नहीं आता है, पर वर्क एनर्जी पावर में ये काम आया होगा कभी ना कभी, ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए आप, dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप dr वेक्टर, ठीक है। अब इसको ले लिया, याद रखिएगा ये जो dr है ना, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है। कैसे करते हैं इसको हम लोग बता देते हैं अभी। मान लेते हैं किसी ने दे दिया कि फील्ड जो है वो 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, सबको दिख रहा है यहाँ पे, फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या सबको क्लियर है, क्या फील्ड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, ये मतलब ये कांस्टेंट होता तो यूनिफॉर्म कहते हैं इसको। तो अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो देखते हैं, बीबी माइनस वी ए इक्वल्स टू, ठीक है, मान लेते हैं अपने को निकालने को बोल रहा है कि 0,0 से लेकर 2 से लेकर के 2, ए मान लेते हैं इतना है, और मान लेते हैं बी अपना जो है वो 3,4 है, कोई 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालोगे, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो हमने ले लिया। तो वीबी माइनस वी अपन क्या करेंगे, अपन ई डॉट डी आर करेंगे। आप खुद सोचो, अगर इन दोनों को डॉट करोगे आप, तो एक्स वाला एक्स के साथ जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई वाला वाई के साथ जाएगा, क्लियर है। आप क्या खुद एक्स वाले को अलग और वाई वाले को अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो क्या, कैसे कर सकते हो क्या, दो पार्ट में। क्या आप x का वैल्यू जानते हो कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, 0 से लेकर के 3 तक, तो लिख सकते हो क्या, 0 से लेकर के 3 तक। क्या y का वैल्यू आप जानते हो क्या कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, 2 से लेकर के, सॉल्व कर लोगे सब लोग, कितने लोगों को ये समझ में आया। मैंने बोला dr को आप कुछ नहीं करो, dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप ले लो, ठीक है, अपना फील्ड यूनिफॉर्म नहीं दिया हुआ है, फील्ड लिख लिया, दोनों को डॉट कर दिया, फॉर्मूला तो भाई वही है, ये फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, और यहां पे बिना इंटीग्रेशन का काम भी नहीं चलेगा, क्लियर है। तो अपन ने क्या किया कि dx से मल्टीप्लाई किया और dy से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2x dx हो गया 3y, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, हो जाएगा ना सब लोग, एग्जाम में भले कम आए लेकिन पता होगा तो अच्छा है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है इसके बाद मैथमेटिक्स है ना कि फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं अपन, और हम लोग बात करते हैं अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है पर बड़ा आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो देखते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था, ठीक है। अभी हमने देखा था ये जो फील्ड है ऐसे, उसमें अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते थे तो हर जगह क्या होता था, फील्ड अपना, हर जगह पोटेंशियल अपना क्या आता था, सेम आता था। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये पूरा का पूरा ऐसे फील्ड है, तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक ऐसा रीजन होगा, उस रीजन में आपका पोटेंशियल बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, तो उस पूरे रीजन या उस पूरे सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन बहुत नाम से क्लियर हो जाता है, ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा।
इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन होता है अ सरफेस इन विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल। बोलिए क्लियर है क्या? इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? बहुत सिंपल सा है, कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आपको सारा दिखा देता हूं प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखते हैं। सिंपल सा है कि when a charge is shifted from one point to another point on an equipotential surface, then work done against electrostatic force is zero। ये कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? अगर एक सरफेस है जिसमें हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही है, तो वर्क, अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाओगे तो वर्क डन क्या होता है? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, तो सीधा सीधा वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज बॉडी को अगर आप मूव करते हैं तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ये समझ में आया सबको? पहला पॉइंट ये प्रॉपर्टी है कि व्हेन वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत बताने की चीज नहीं है। अगर एग्जाम्पल देखो आप, तो ये जो सरफेस है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो है। ये तो हमने अभी देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर में आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी ऐसे भी देता है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? ठीक इसके परपेंडिकुलर। किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? ठीक इसका परपेंडिकुलर। एकदम लॉजिक हमेशा दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? लास्ट पॉइंट पे आते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये तो पढ़ा था आपने। बट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये देखते हैं कैसे होगा, कैसे क्या है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और मकसद होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लेकर नोट्स भेज देंगे इसका शाम में आज। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और इंपॉर्टेंस होता है, ये इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो आखिर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, तो मान लीजिए आपका कि किसी पॉइंट पे ना इस पॉइंट पे ना दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर गए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए। तो दो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके हिसाब से फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इधर। और इसके हिसाब से फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इधर। क्या किसी एक ही पॉइंट पे किसी टोटल फील्ड का डायरेक्शन दो हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। फील्ड का डायरेक्शन एक ही जगह पे दो कैसे हो सकता है? सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कहते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा रीजन, एट सेम पॉइंट देयर कांट बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, और देयर कांट बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको क्लियर है ये पॉइंट? सबको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर है? हम लोग आगे बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, पहला है पॉइंट चार्ज। अब इसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे सबको पता है वैसे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अगर मान ले तो आर डिस्टेंस पे जाते हो आप, तो आप जानते हो कि हर जगह पे क्या होता, पोटेंशियल क्या होता था? के क्यू अपॉन आर। हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो कह सकते हैं कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल। सबको क्लियर है? मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहाँ का वोल्टेज वी है, वी है, वी है, हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, हम इसको जानते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट चार्ज के बाद हम लोग आते हैं, वो आता है लीनियर चार्ज। ठीक है, लीनियर चार्ज की वजह से कैसा होगा?
तो मान लेते हैं लीनियर चार्ज की वजह से देखते हैं, लीनियर चार्ज की वजह से देखते हैं तो हमेशा क्या होता है, अवे होता है। तो कह सकते हैं क्या कुछ, कैसा शेप हुआ, सिलिंड्रिकल। एक लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इनर्जी। इसका मतलब क्या है कि हमने इसके चारों तरफ किस रेडियस का एक आर डिस्टेंस पे चेक किया तो चारों तरफ का पोटेंशियल बिल्कुल क्या होगा, सेम। वैसे हमने बात किया था कि इसका पोटेंशियल जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल वी कैन से कि हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलिए क्लियर है क्या? बिल्कुल प्रत्युष, वेव फ्रंट के जैसा ही है ये, बिल्कुल। ये क्लियर है आपको? अब अगला बात करते हैं, लीनियर चार्ज हो गया, अगला होता है प्लेन शीट की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। अगर एक प्लेन शीट आ जाए तो कैसे होगा, देखते हैं। मान लेते हैं कंडक्टिंग शीट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इसके वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी कुछ इसी तरह का होगा, प्लेनर शेप में होगा। क्लियर है क्या? पैरेलल शीट्स के फॉर्म में होगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हम लोग समझ रहे हैं कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो ये होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल वाले हैं, कभी 10 चार्ज रख देंगे उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कैसा होगा। क्लियर है क्या? अब थोड़ा ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस का हम लोग देखते हैं कि उसका मैथमेटिकल रिलेशन भी कुछ हो सकता है क्या। मैं क्वेश्चन के थ्रू जाता हूं, देखते हैं कितने लोगों से सबको समझ में आता है। ये समझ में आ गया तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लियर है। थ्योरी पार्ट यही है, ठीक है। क्वेश्चन है सर क्यूबॉइड ले लेंगे तो एक सेकेंड प्रगति में क्वेश्चन देख रहा हूं आपका। समवन हैज आस्क्ड क्वेश्चन, सर क्यूबॉइड, अच्छा प्रत्युष का क्यूबॉइड ले लेंगे तो प्लेन शीट का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर प्लेन शीट हम लोग यूनिडायरेक्शनल मानते हैं। यूनिडायरेक्शन का मानने का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन में उसके चार्ज है और उसी डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। खैर मूविंग एड, आगे बढ़ते हुए तो एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटेस्ट होगा। ये क्वेश्चन है, इससे आपको कोई लॉजिक भी डेवलप होगा। मैंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देने का कोशिश किया है कि अगर कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपको दिए गए हैं तो आप उनसे कुछ क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एक आंसर आया अभी तक अनिकेत का, होपिंग फॉर अदर्स आल्सो। किस केस में ग्रेटेस्ट होगा? प्रत्युष सिंह कांस्टेंट, ठीक। बाकी लोग सेम। हेलो, हाँ, हुज दिस? बोलिए, आवाज आ रही है? एनीवन? ऋतिक, कहां पे सबसे ज्यादा होगा? हर्षा सिंह सेम, प्रत्युष सिंह कांस्टेंट, फिर बाद में बी भी कहा है। कहा?
अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मैं सिंपल एक लॉजिक पे जाता हूँ और उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या होना चाहिए आंसर, खुद सोचना। मैंने कहा कि जो फील्ड होता है वो होता था माइनस टाइम्स डीवी अपॉन डी आर। इस फॉर्मूले का यूज अभी तक हमने किया नहीं एक्चुअल, ठीक है। ई इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डीवी अपॉन डी आर, या इंटीग्रल फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो माइनस टाइम्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। सही है क्या? ई इक्वल्स टू होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और ये यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बहुत विद डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा उसका फील्ड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। यानी जहां पे पोटेंशियल जो होता है वो जल्दी जल्दी चेंज करेगा, उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि वहां पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो जल्दी जल्दी चेंज करने का मतलब क्या होता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्या होंगे? क्लोज होंगे। अगर दूर होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अगर नजदीक होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। तो अब क्या आंसर कह सकते हैं कि इस केस में अपने पास सबसे दूर कहां, सबसे क्लोजली इक्वी पोटेंशियल सरफेस सबसे क्लोज कहां पे है? बी पे है क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस सबसे क्लोज जो है वो बी पे है। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड भी जो है वही स्ट्रॉन्गेस्ट है। सी पे फील्ड वीक है और ए पे वीकेस्ट है। क्लियर है? और क्या अब क्लियर हो गया क्या कि यहां पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है कि बी पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। श्रेया, कुंदन, सब लोग का क्लियर है? प्रगति, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं ये कितने लोगों से बनता है। अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसका ऑपोजिट वाला वर्जन भी हम पढ़ लेंगे इसी बहाने। प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, कल हमारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगा और नेक्स्ट क्लास में डाइपोल खत्म होगा। 2 क्लासेस में पूरा चैप्टर खत्म। पहला, हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर बचेगा। एंड आई एम जस्ट वांट टू आस्क कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो? इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर दें या कैपेसिटर शुरू करें? साक्षी सिंह करंट, प्रगति सिंह कैपेसिटर, मेजॉरिटी सिंह कैपेसिटर्स। कैपेसिटर वैसे 2-3 दिनों का, ऐसा कुछ खास नहीं है। कैपेसिटर हार्डली 1 वीक चलेगा। हाँ ठीक है, 1 वीक चलेगा कैपेसिटर, इतना कुछ खास कैपेसिटर में है क्या? जो करंट कैबिन है वैसे भी 1 वीक में शुरू कर देंगे हम लोग, टेंशन मत लो। प्रत्युष सिंह 200 वोल्ट। प्रत्युष इज सेइंग 200 वोल्ट। लेट्स सी, वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर होगा। प्रत्युष अपने वोल्ट मीटर लिखा है। बड़ा कॉमन, बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये। सब लोग लॉजिक लगाएं, सारा लॉजिक इस क्वेश्चन में लग जाएगा आपका। पहला मेरा क्वेश्चन है सब लोगों से, आप बताओ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है?
ये तो बताओ कम से कम सब लोग, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सिंपल सी बात है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज जो है ना, सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दिमाग क्या लगाना, वो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली चीज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम एक जगह कहीं निकाल लेते हैं, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब अपने पास दो पोटेंशियल सरफेसेस हैं। ठीक है, अपने को फील्ड निकाला। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, माइनस टाइम्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, याद रखिएगा। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हिसाब से इसको सोचें तो होता है E इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के टर्म्स में देखते हैं फॉर्मूला, एग्जाम में कभी आ जाए तो याद रखिएगा। E इक्वल्स टू होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी अगर क्या है, potential difference between two equipotential surface, और R डेल्टा आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two equipotential surface। सिंपल सा, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। और ये यूनिफॉर्म फील्ड है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म होता तो डीवी अपॉन डी आर लगाते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब सीधा सीधा देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है। मैं तो सीधा सीधा यहां से एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इस पे। मैं तो सीधा सीधा इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और वही क्या होगा, एक्चुअल में वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो होता है वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। खैर वो बाद में देखते हैं। ये 30 है, ये 10 है, ठीक है, ये 60 है। अपने को ट्रायंगल मिल गया, अपने को इसका लेंथ भी दिया हुआ है 10, तो क्या इसका लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखते हैं डेल्टा आर, ये मान लेते हैं अपना कितना है, डेल्टा आर। तो उस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में साइन 30 इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई 10। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन 10। तो डेल्टा आर का वैल्यू कितना आ गया, 5। डेल्टा आर का वैल्यू आ गया अपने पास 5 आ गया, काम खत्म, डेल्टा आर खत्म हो गया। अब डेल्टा आर के बाद अपने पास डेल्टा वी कितना है, 10 वोल्ट है, तो कितना हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, यूनिट में गलती हुई है क्या? यूनिट सेंटीमीटर में मैंने लिया है क्या? अच्छा, तो हमारा सारा कुछ क्या होगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर में होगा। तो कितना होगा, -2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? आज का क्लास इसी पे एंड कर सकते हैं हम लोग। कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक दिन में सिंपल डेरिवेशन ज्यादा नहीं करना है, एक दिन में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स के साथ काम खत्म। अगले दिन इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरे न्यूमेरिकल्स के साथ खत्म, 2 दिन। और हम लोग उसके बाद कैपेसिटर 1 वीक लगेगा। याद रखिएगा फिजिक्स का सिलेबस सबसे छोटा है, सब लोग केमिस्ट्री में फोकस करें, उसका सिलेबस काफी बड़ा है। प्रत्युष माइनस सेइंग सर माइनस भी होगा। हाँ प्रत्युष माइनस होगा, वी डोंट नो द डायरेक्शन ना, हम डायरेक्शन नहीं जानते हैं ना। आप 120 डिग्री ले रहे हो तो उसके बाद डायरेक्शन क्लियर होता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन का कभी टेंशन हो ना तो याद रखिएगा, हमने बताया था आपको, फील्ड के अलोंग हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करता है।
हमेशा फील्ड के अलोंग आप आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। बस यही आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा। यानी 10 से 20 जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि फील्ड का डायरेक्शन उधर नहीं हो सकता है, फील्ड क्या होगा, ठीक उसके ऑपोजिट होगा।